चलिए बच्चे, मैं प्रभात दुबे एक बार सभी बच्चों का अपने इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। और बच्चे, उम्मीद है आप सारे बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, हम लोग पॉलिटी की क्लास कर रहे थे और पॉलिटी में हमने बच्चे संघ सरकार के बारे में, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में स्टार्ट किया था। और यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी चैप्टर थे बच्चे, जिसमें मंत्रिपरिषद के आर्टिकल मैंने बता दिए, कैग का बता दिया है बच्चे, ऑर्डिनेंस पावर भी बता दिया है। ठीक है, और बच्चे इसके बाद हम लोग बच्चे शपथ भी, मैंने ओथ भी बता दिया प्रेसिडेंट का, है ना। तो आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के कौन कौन से आर्टिकल हैं बच्चे। ठीक है, आर्टिकल के बाद इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे, जैसे मतमूल्य कैसे निकाला जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें आ जाएंगी बच्चे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, और उम्मीद है आप सारे बच्चे अच्छे होंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए बच्चे। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों को राष्ट्रपति पढ़ना था बच्चे, और राष्ट्रपति के आज आर्टिकल पढ़ने थे हम लोगों को। ठीक है, और मैंने ये सब बता दिया बच्चे कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो इलेक्टेड होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, कैसे होता है ये सब मैं आगे अब बताऊंगा बच्चे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और आर्टिकल बच्चे 52, ठीक है, मैंने कहा था आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये देखो सर, आर्टिकल जो 52 है इसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर हो जाएगा। अब ये जो राष्ट्रपति होगा ये कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा? तो आप बोलोगे सर अप्रत्यक्ष होगा। क्या ये हेरिडिटी है यानी वंशानुगत है? तो आप बोलोगे नहीं सर। फिर क्या है? तो आप बोलोगे इलेक्टेड है बच्चे, यानी राष्ट्रपति का भारत में क्या होता है, निर्वाचन होता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा बच्चे। ये आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 52 कहता है। अगर यहां पर पूछा जाए सर कि कौन से पार्ट में है, तो आप बोलोगे सर भाग 5 में है, यानी कि पार्ट 5 में है। और यहां लिखा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। क्लियर हो जाएगा बच्चे। फिर अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 53 आएगा, और 53 ये कहता है बच्चे कि संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ सरकार की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी इसमें समाहित होगी बच्चे। यानी कि कार्यपालिका शक्तियां, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जितना भी होगा बच्चे यूनियन गवर्नमेंट का, वो सारा का सारा किस में होगा, प्रेसिडेंट में होगा बच्चे। किस में होगा, प्रेसिडेंट में। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर, लिख लीजिएगा पूरा, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी किसके अंदर होगी बच्चे, बताओ, राज्यपाल के अंदर कि राष्ट्रपति के अंदर? शैल बी वेस्टेड इन किसमें, प्रेसिडेंट में बच्चा। क्लियर हो जाएगा, प्रेसिडेंट में। ठीक है, यानी संघ सरकार की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होगी ये आगे हम पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, तो ये आर्टिकल रटने के लिए है। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा आर्टिकल 53 कहता है कि संघ सरकार की जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी जितनी भी पावर होंगी, यानी कौन सी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहा हूं बच्चे। एग्जीक्यूटिव पावर सारी की सारी किस में होंगी, तो आप रिजल्ट लगाओगे सर प्रेसिडेंट में होंगी। किस में होंगी, प्रेसिडेंट में होंगी बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब याद रखना सर, सारी शक्तियां राष्ट्रपति में तो निहित होती है, समाहित होती है, लेकिन वो उनका प्रयोग अपने द्वारा बच्चे अपॉइंटमेंट किए गए अधिकारियों से ये करवाता है। अपॉइंटमेंट का मतलब नियुक्ति बच्चे। अब ध्यान से सुनना बच्चे, भारत सरकार की जो बच्चे केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, जो बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार का मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, और चाहे बच्चे प्रधानमंत्री हो, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है।
क्लियर हो जाएगा बच्चे। और जितने भी एग्जीक्यूटिव में बच्चे अधिकारी होते हैं, जिन्हें हम आईएएस अधिकारी कहते हैं, आईएफएस कहते हैं, आईपीएस कहते हैं, ये सारे के सारे लोग बच्चे कार्य करते हैं। यानी सारी शक्तियां राष्ट्रपति में हैं, लेकिन वो इनका प्रयोग अपने द्वारा नियुक्त किए गए अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है बच्चे। यानी स्वयं कार्य ना करके अपने द्वारा बच्चे अपॉइंटमेंट किए गए अधिकारियों द्वारा वो कार्य करवाएगा। कौन करवाएगा? तो आपका रिजल्ट होगा, प्रेसिडेंट करवाएगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा। किसके माध्यम से करवाता है? तो आप बोलोगे सर मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स जो होते हैं बेटा उसका यानी कि मिनिस्टर काउंसिल का जो बच्चे प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। इसीलिए तो कहे सर कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति है वो फॉर्मल बच्चे मेंबर होता है, यानी नाम मात्र का बच्चे वो प्रधान है, शक्तियां इसी में हैं, बट इनका वास्तविक प्रयोग भारत देश का मंत्रिपरिषद करता है। और मंत्रिपरिषद बच्चे जो प्रधान होता है वो कौन होता है? आपको भी बोलना होगा कि जो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है वो आपके बच्चे क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। अब इसी में अगर दूसरे पॉइंट की बात किया जाए तो जितना भी रक्षा संबंधित होगा, डिफेंस से संबंधित होगा, वो सारी की सारी शक्तियां किस में निहित होंगी? तो आपका यहां पर भी रिजल्ट होगा सर प्राइम मिनिस्टर। आप पढ़ते आए हो सर शुरू से कि तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? तो आपका रिजल्ट होता है कि सर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। क्लियर? तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप फिर बोलोगे सर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बात आप याद रखोगे बच्चे। क्लियर? मैंने अभी यहीं पर कहा आर्टिकल 53 में ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। सारी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में हैं, लेकिन उनका प्रयोग वो अपने द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों के माध्यम से करवाता है। तो यहां पर मिनिस्टर्स सारे आ गए, प्राइम मिनिस्टर भी आ गए, और रक्षा की बात किया जाए तो थल सेना, वायुसेना और जल सेना। क्लियर हो जाएगा। और इन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। तो रक्षा विभाग ये लोग संभाल लेते हैं बच्चे। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल। ध्यान से इसको पढ़ लो और डन करो सारे बच्चे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डन करो। ठीक है, इसको वेस्टेड कर लेना बच्चे। ये है। ठीक है, तो ऑल डिफेंस पावर बच्चे जो होगी, जितनी भी रक्षा संबंधी शक्तियां होंगी वो सारे के सारे प्रेसिडेंट में होंगी। अब आपका आर्टिकल 2 हो चुका है बच्चे। ठीक है, आर्टिकल 52 फिनिश हुआ और आर्टिकल 53। क्लियर? अगला बच्चे आर्टिकल 54 के बाद 53 के बाद हम लोग 54 होंगे बच्चे। अब 54 जो है बच्चे ये इलेक्शन की बात करता है बच्चे। किसकी बात करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। क्लियर हो जाएगा। और यहां पर बच्चे एक राष्ट्रपति के निर्वाचन का इलेक्शन कॉलेज होता है बच्चे, यानी निर्वाचक मंडल होता है। अभी मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा। तो यहां पर सीरीज में सिर्फ इतना लिख लीजिए कि आर्टिकल 54 ये कहता है बच्चे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसको मैं अभी आगे बताता हूं बच्चे। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला होता है बच्चे आर्टिकल 55। अब ये राष्ट्रपति के निर्वाचन का ढंग बताता है बच्चे। राष्ट्रपति के निर्वाचन का ढंग बताता है बच्चे, तरीका बताता है कि आप कैसे करोगे। तो आपको पता है सर एकल संक्रमणीय व्यवस्था द्वारा बच्चे, एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा बच्चे, ध्यान से देख लीजिएगा, यही राष्ट्रपति के निर्वाचन का क्या है? ढंग है बच्चे। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बच्चे, एकल संक्रमणीय प्रणाली। इसको भी मैं आगे अभी बताऊंगा बच्चे। क्लियर? क्या होता है एकल संक्रमणीय, क्या होता है अनुपातिक, ये सारी चीजें अभी मैं आगे बच्चे डिस्कस करूंगा। क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 56 ये कहता है बच्चे टेन्यूर की बात करता है। क्लियर हो जाएगा। और बच्चे रिजाइन की बात करता है। क्लियर? रिजाइन की बात करता है बच्चे और टेन्योर की बात करता है बच्चे, यानी कि त्यागपत्र
और कार्यकाल की बात करता है। और आपको पता है सर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, जल्दी से बोलो, 5 वर्ष होता है। क्लियर हो जाएगा। और राष्ट्रपति को बच्चे या तो वो स्वयं त्याग पत्र दे दे 5 वर्ष से पहले, या तो बच्चे उसको रिमूव किया जाए। और रिमूव करने का अधिकार बच्चे सिर्फ एक ही है, या रिमूव करने की प्रक्रिया एक ही है, उसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं, यानी कि उसे हम महाभियोग प्रणाली कहते हैं बच्चे। ये भी मैं आगे एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा, यहाँ सिर्फ अभी आर्टिकल बता रहे हैं बच्चे, ठीक है। 55 हो गया, 54 हो गया, 56 हो गया बच्चे। कार्यकाल सारे बच्चों को पता है। क्लियर। अब 56 के बाद हम लोग बढ़ेंगे तो अगला आर्टिकल होगा 57। और 57 पुनर्निर्वाचन की बात करता है बच्चे। 57 क्या कहता है? पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन बच्चे। पुनर्निर्वाचन की बात करता है बच्चे, ठीक है, पुनर्निर्वाचन की बात करता है। और आपको पता है बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत देश के क्या बने? राष्ट्रपति बने थे बच्चे। क्लियर हो जाएगा। यानी कि री इलेक्शन का भी प्रावधान है हमारे यहां। नेक्स्ट है बच्चे क्वालिफिकेशन। अहर्ताएं की बात की गई है, क्वालिफिकेशन की बात की गई है बच्चे, अहर्ताओं की बात की गई है। और अहर्ताओं में कहा गया है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो? नागरिक हो, भारत का क्या हो? नागरिक हो बच्चे। भारत का क्या हो बच्चे? नागरिक हो। अब यार यहां पर देखो बच्चे, भारत का तो नागरिक हो, और हां सर कोई भी शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात बच्चे नहीं की गई है। यहां पर कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है बच्चे, ये आप याद रखोगे। तो पहला जो क्वालिफिकेशन का पॉइंट होगा वो होगा सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक हो। क्या यहां पर बच्चे आपसे ये कहा गया है कि क्या राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का बच्चे जन्मजात भारतीय नागरिक होना चाहिए? हालांकि हम ऐसा करते नहीं है बच्चे, लेकिन अगर बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू से देखा जाए, संवैधानिक प्रावधान से देखा जाए, तो यहां पर सिर्फ एक पॉइंट लिखा गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक हो बस। यहां जन्मजात की ऐसी कोई कंडीशन रखी नहीं गई है बच्चे, यानी अगर कोई जन्मजात भारतीय नागरिक नहीं है तो वो भी बच्चे आने वाला कल में प्रेसिडेंट बन सकता है। फॉर एग्जांपल सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी भारत की बच्चे जन्मजात तो नागरिक नहीं है, लेकिन बहू बनकर आई, बाद में उन्होंने भारत की नागरिकता लिया, तो वो बच्चे भारत की राष्ट्रपति बन सकती हैं। ऐसा आर्टिकल कौन सा कहता है? 58 का बच्चे पॉइंट्स कहता है, जिसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब इसी में जो दूसरा पॉइंट होता है बच्चे, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि बच्चे लाभ के पद पर, लाभ के पद पर हो कि ना हो, तो आपका रिजल्ट होगा ना हो बच्चे। अब ये लाभ का पद क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने वाला बात होता है बच्चे। कहा जाता है जितने भी सरकारी पद होते हैं वो सारे के सारे लाभ के पद पर आते हैं बच्चे। क्लियर हो जाएगा। लेकिन बच्चे प्रेसिडेंट का और उपराष्ट्रपति का, क्लियर हो जाएगा, सारे मंत्रियों के पद को लाभ के पद में रखा नहीं गया है। क्लियर हो जाएगा। हालांकि कौन सा पद लाभ का पद है और कौन सा लाभ का पद नहीं है, इसका निर्धारण हमारी संसद करती है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब इस पर एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। इस पर एक पॉइंट से मैं बता देता हूं। आपने नाम सुना होगा श्रीमती सोनिया गांधी का, और सोनिया गांधी बच्चे रायबरेली से एमपी थी। क्लियर हो जाएगा। आपको भी पता है रायबरेली से एमपी एट द टाइम भी है बच्चे। अब याद रखो जब 2000 बच्चे 7 में 7 4 जो भी 2000 कितना 2004 में बच्चे जब मनमोहन सिंह भारत देश के प्राइम मिनिस्टर बने, क्या बने? प्राइम मिनिस्टर बने बेटा। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने बेटा, तो उस समय बच्चे नेशनल एडवाइजरी की जो अध्यक्ष बनी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बच्चे जो अध्यक्ष बनी, वो बन गई सोनिया गांधी। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद तो नहीं लिया, लेकिन वो एनएसी की क्या बन गई बच्चे? आपको पता है चेयरमैन बन गई। अब ध्यान से देखिएगा, जो नेशनल एडवाइजरी
काउंसिल होती है बेटा, NAC होती है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की जो अध्यक्ष का पद है वो एक सरकारी पद है। और आपको पता है कि सारे सरकारी पद लगभग कुछ को छोड़कर, जैसे कोई बच्चे डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर होगा तो वो सरकारी है, तो वो बच्चे चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर 10+2 लेवल का कोई टीचर है, 10+2 लेवल का कोई बच्चे एजुकेटर है, तो वो उस चुनाव में भाग ले सकता है। ऐसा हमारे यहाँ प्रावधान किया गया है बच्चे। यानी कुछ सरकारी ऐसे पद भी हैं जिस पदों पर रहकर चुनाव लड़ा जा सकता है, ठीक है। लेकिन बच्चे अगर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर की बात करोगे तो नहीं है, लेकिन 10+2 के टीचरों की बात करोगे, यानी इंटरमीडिएट लेवल की अगर बात किया जाए तो बच्चे वहां पर आप चुनाव लड़ सकते हो। क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर, तो जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने बेटा, तो उस समय जितने भी एक्ट आते थे, जितने भी बच्चे कानून बनाए जाते थे, वो पहले नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पास जाता था और वो उसको पास करती थी, तब मनमोहन सिंह के पास जाता था। यानी आप कह सकते हो इनडायरेक्ट सरकार तो सोनिया गांधी चला रही थी, ठीक है बच्चे। फिर आगे बढ़ते हैं। जब पता चला लोगों को, बच्चे बीजेपी वाले लोगों को, कि सोनिया गांधी सांसद भी हैं और प्लस उसकी अध्यक्ष भी हैं, तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो प्रॉफिट बच्चे कहा गया है भाई, क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये आपको बच्चे मेंबर MP आप बच्चे पार्लियामेंट का MP बनने के लिए भी तो ये प्रावधान लागू है, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए सारे के सारे प्रावधान है। तो फिर क्या हुआ सर वहां पर कि जब बच्चे ये बात उठी तो उसका जब विरोध हुआ बच्चे, तो सोनिया गांधी ने क्या किया, बच्चे तुरंत रायबरेली की जो सीट थी, सांसद थी वो, वहां से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के बाद बच्चे, जब उन्होंने त्यागपत्र दिया और नेशनल एडवाइजरी के अध्यक्ष के पद को छोड़ा, फिर तुरंत उन्होंने क्या किया सर, संसद में एक बिल पारित कर दिया और बिल पारित करके लाभ के पद से बच्चे नेशनल एडवाइजरी के पद को हटा दिया गया। जब हटा दिया गया तो अब वो लाभ के पद में आया ही नहीं बच्चे, और जब लाभ के पद में नहीं आया तो वो खट बच्चे तुरंत वहां पर अध्यक्ष भी बन गई और फिर री इलेक्शन हो गया रायबरेली में, और री इलेक्शन के बाद उन्होंने फिर से बच्चे MP का पद ले लिया। अब उनके पास दोनों पद था। कहा जाता है बच्चे कि एक बार में एक पद, ठीक है। तो उसको ऑफिट बच्चे, ये जो आपका था बच्चे, यानी नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद से उसको क्या कर दिया, उन्होंने हटा दिया। क्लियर हो जाएगा। तो संसद कानून बनाकर बच्चे किस पद को शामिल किया जाए लाभ के पद में और किसे शामिल ना किया जाए बच्चे, ये याद रखिएगा, उसे वो निर्धारित कर देती है। फिर अगला जो होता है बच्चे, एज जो होती है वो कंप्लीटेड होनी चाहिए। और आपको पता है कितना पूरा होना चाहिए, तो आपका रिजल्ट होगा कार्य का बच्चे राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र पूरी होनी चाहिए, ठीक है, पूरी होनी चाहिए, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करिएगा। और जो चौथा इसमें प्रॉपर बच्चे होता है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। अब यहां पर एक पॉइंट है यार कि सर यहां पर राज्यसभा की बात क्यों नहीं की गई, लोकसभा की ही क्यों बात की गई। तो आपको पता है सर, प्रेसिडेंट देश का ही नहीं, जितना वो देश का राष्ट्रपति है उतना ही वो राज्य का भी तो राष्ट्रपति है सर। जब ये मतमूल्य मैं बताऊंगा बच्चे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि आर्टिकल 54 ये निर्वाचक मंडल जो है सभी राज्यों के MLA भी तो भाग लेते हैं बेटा। तो राष्ट्रपति जितना देश का राष्ट्रपति है उतना ही राज्य का भी तो है बेटा। क्लियर हो जाएगा। और देश और राज्य दोनों का राष्ट्रपति पर बराबर हक होता है। क्लियर। तो यहां पर सर आपको भी पता है कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें डायरेक्ट जनता तो भाग नहीं लेती है। क्लियर हो जाएगा। लेकिन जनता द्वारा चुने गए सदस्य ही तो यहां पर भाग लेते हैं। और ये जो जनता है, जो जनता का सदन होता है बेटा, कि जनता का लोकप्रिय सदन या बच्चे निम्न सदन, क्लियर हो जाएगा, लोकप्रिय सदन, क्लियर, ये सारा सब कुछ नाम हम किसको कहते हैं बच्चे, लोकसभा को कहते हैं। तो यहां इसीलिए कहा गया कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास बेटा। हालांकि हमारा राष्ट्रपति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, बट जनता का बच्चे उस पर हक होता है। इसीलिए सर जनता के सदन को क्या कहा गया, लोकसभा। इसीलिए यहां पर लिखा गया कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो बच्चा, मस्ट बी एलिजिबल टू बी MP ऑफ लोकसभा। क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अब इतना याद रखिएगा बच्चे, एनएसी भी मैंने बता दिया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, इसको बच्चे प्रॉफिट के पद से हटा दिया गया। एक केस और सुना होगा सर, दिल्ली में बच्चे एक दिन ऐसे लाभ के पद पर आया था, कोई सेक्रेटरी का पद था, 21 एमएलए को अयोग्य घोषित कर दिया गया था केजरीवाल के मेंबरों को। हालांकि बाद में क्या हुआ सर, बिल बनाकर पारित करा के उन पदों को बच्चे लाभ के पद से हटा दिया गया था। हालांकि उन सारे सदस्यों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया, बच्चे बच गए थे, क्योंकि जब वो पद लाभ के पद में आया ही नहीं तो आपको भी पता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। अहर्ताएं हो गई, मैंने प्रॉफिट और बच्चे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का भी पॉइंट्स बता दिया, लोगों ने बेअदबी के बच्चे। एक और अगर बात कर लेते हैं सर, एक मुझे मेरे ख्याल एक और केस था, आपने एक नाम सुना होगा अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन की वाइफ का नाम है जया बच्चन, ठीक है। अब ये जो जया बच्चन थी सर, आपको पता है उत्तर प्रदेश फिल्म बोर्ड की ये चेयरमैन भी थी, उत्तर प्रदेश फिल्म बोर्ड की चेयरमैन भी थी, और चेयरमैन के साथ साथ आपको पता है कि ये सपा की बच्चे यानी समाजवादी पार्टी की ये राज्यसभा मेंबर भी हैं। और आपको भी पता है सर कि उत्तर प्रदेश फिल्म बोर्ड एक सरकारी क्षेत्र में आता था, तो जब बच्चे इसका लोगों ने विरोध किया, आवाजें उठाई, तो बच्चे ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गई। कौन बच्चे, आपको पता है राज्यसभा के पद से जब हट गई तो जया बच्चन ने मैटर सुप्रीम कोर्ट में उठाया, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि सर मैं भले ही उत्तर प्रदेश फिल्म बोर्ड की चेयरमैन हूं, बट मैं वहां से कोई भी सैलरी नहीं लेती हूं, ठीक है, यानी नाम मात्र की हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप भले ही कोई सैलरी ना लो, लेकिन हर एक बच्चे पद की गरिमा होती है, आप चाहो तो कई सारे लोगों की वहां पर बच्चे बैंड बजा सकते हो, भले आप वेतन ना लो, लेकिन आपके पास पावर तो है, उस पद की गरिमा तो है बच्चे, ठीक है। चलो आगे भी बात करेंगे। तो जया बच्चन का भी जब केस आया तो उनको बच्चे, आपको पता है फिल्म बोर्ड के चेयरमैनी से हटना पड़ा बेटा, ठीक है, ये भी एक केस आया था बच्चे, ठीक है। तो सरकारी पद में बच्चे जो लाभ के पद में नहीं आता है, यहां पर एक पॉइंट मैं लिख देता हूं, लाभ पद में नहीं आता है राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, और ये 10+2 ये सरकारी पद होता है, ये भी बच्चे लाभ के पद में नहीं आता है बेटा, क्लियर हो जाएगा। लाभ के पद में नहीं आता है, नोट कर लो जल्दी से, लाभ के पद में नहीं आता है, लाभ के पद में नहीं आता है। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? आपका आर्टिकल 58 तक हो गया कंप्लीट। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 सारी संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में होगी? राष्ट्रपति में होगी। आर्टिकल 54 आपको पता है निर्वाचक मंडल। 55 भी हो गया, 56 भी हो गया, 7 भी हो गया, और पुनर्निर्वाचन की बात है तो 7 आ जाएगा। 57 अर्हता की बात होगी तो 58 हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा? कोई डाउट यहां तक बच्चे हो तो जल्दी से बताएं आप सारे बच्चे, फिर आगे बढ़ूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। 59 की बात किया जाए, यहां पर बच्चे सेवा और शर्तों की बात की गई है। किसके सेवा शर्त की बात की गई है? राष्ट्रपति के सेवा शर्त की बात की गई है बच्चे, यानी कि सर्विस कंडीशन की बात की गई है यहां पर। किसके? तो आप बोलोगे सर राष्ट्रपति के। क्लियर हो जाएगा? सर्विस कंडीशन की बात की गई है। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो सेवा शर्तें होती हैं सर, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां समझना होगा बच्चे
अच्छे से। अब अगर इनकी सेवा की बात किया जाए तो जब ये सेवा देते हैं तो इनको सैलरी मिलती है बच्चे की नहीं मिलती है। और आपको भी पता है सर, वर्तमान समय में राष्ट्रपति की जो सैलरी है बच्चे वो 5 लाख है। और आपको पता है बच्चे इनकी सैलरी टैक्स फ्री होती है, टैक्स का कोई प्रावधान नहीं होता है। अब इनको वेतन भत्ता जो दिया जाता है बच्चे भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कौन सी निधि से बच्चे? यानी सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड से बच्चे सैलरी दिया जाता है। हालांकि सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड से कई लोगों को सैलरी मिलती है बच्चे, जैसे बच्चे सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को, ठीक है, लोकसभा स्पीकर को बच्चे, ठीक है, डिप्टी स्पीकर को, सभापति को, उपसभापति को। अब जैसे बच्चे सभापति की बात जब होती है तो सभापति भारत देश का उपराष्ट्रपति ही होता है। तो उपराष्ट्रपति को भी सैलरी कहाँ से, यानी चाहे उसे बच्चे उपराष्ट्रपति कह लो चाहे सभापति कह लो बेटा, जितने भी यूपीएससी हैं, चुनाव आयोग है, इन सारे अध्यक्षों और सदस्यों को बच्चे क्लियर हो जाएगा, इन सब को सैलरी भारत की संचित निधि से। और एक चीज बच्चे, संचित निधि यानी कंसोलिडेट फंड ही बच्चे भारत का सबसे बड़ा फंड है। हालांकि सैलरी यहां पर प्रधानमंत्री को भी दी जाती है, लेकिन हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को यहां पर लिखते नहीं है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। जितने भी वैधानिक लोग हैं हम उन्हीं को ही लिखते हैं बेटा, क्लियर हो जाएगा। तो वेतन और सैलरी अगर की बात किया जाए तो कहां से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। कितना लाख है इस समय राष्ट्रपति का वेतन? 5 लाख है बेटा। और कर यानी टैक्स फ्री होता है बच्चे, इनका टैक्स का कोई प्रावधान नहीं होता है, क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब तक बच्चे ये पद पर हैं तब तक इनके सैलरी में तो सरकार कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी आज सरकार कह दे भाई इस महीने हम राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए वेतन नहीं देंगे, इस महीने हम 4 लाख देंगे, क्योंकि सरकार की स्थिति बड़ी खराब है, ठीक है। अब यहां पर देखो सर, इनको पद के दौरान सरकार तो बच्चे इनकी सैलरी वेतन भत्ते को कम नहीं कर सकती, लेकिन बच्चे संसद द्वारा बिल के तहत इनके वेतन में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहां पर लिख दीजिएगा, संसद में बिल द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। बिल द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। बिल द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट अगर घोषणाएं कर दे कि भाई आज सैलरी नहीं देंगे तो ऐसा कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है बच्चे। ये आप याद रखो, इसे नोट कर लो सारे बच्चे और बताओ समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, एक तरफ से बताएंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका समाप्त हो गया। शपथ के बारे में हमने बता ही दिया है बच्चे, ओथ है ना। तो आर्टिकल जो अगला होगा 60 होगा बच्चे, जो अनुच्छेद 60 है वो ओथ की बात करता है बच्चे, यानी कि शपथ की बात करता है। और आपको पता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आप बोलोगे सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो बच्चे जो अन्य सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज, बच्चे सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज जो होंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वो दिला देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब जब ये शपथ खाता है बच्चे, तो आपको भी पता है बच्चे, मैं ईश्वर यानी कि मैं प्रभात दुबे, क्लियर हो जाएगा। वो भी जैसे श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी कहा, तो ये लोग किसकी शपथ खाते हैं? ईश्वर की शपथ खाने के बाद संविधान के प्रति बच्चे वफादारी की कसमें खाते हैं, क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं फलाना धमाका कुछ भी करने में क्या हूं, सक्षम हूं बेटा, क्लियर। अब अगर बात शपथ की किया जाए बच्चे, तो इस शपथ में 3 चीजें राष्ट्रपति के लिए बड़ी अनिवार्य होती हैं। कितनी चीजें बच्चे? 3 चीजें। उसमें बच्चे ये कहता है कि हम संविधान का संरक्षण करेंगे,
क्लियर हो जाएगा। यानी संविधान को प्रोटेक्ट करने का अधिकार किसका होता है? तो आप बोलोगे सर राष्ट्रपति का होता है। दूसरा बच्चे, प्रतिरक्षण करने का अधिकार, प्रतिरक्षण करेगा बच्चे कौन करेगा? तो आपको भी पता है प्रतिरक्षण करने का अधिकार बच्चे यानी डिफेंड करने का जो अधिकार होगा वो आपके राष्ट्रपति का होगा। बच्चे बताते हैं, समझ में आ जाएगा, अभी टेंशन मत लेना। फिर जो तीसरी बच्चे करता है वो परिरक्षण की बात करता है। बच्चे किसकी बात करता है? परिरक्षण करेगा। किसका करेगा? तो बताओ ये तीनों पॉइंट किसके लिए हैं? तो आपका रिजल्ट होगा सर कि प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा और प्रिजर्व करेगा। बच्चे क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर आप याद रखना ये तीनों काम करेगा सर। और संविधान को सुरक्षित रखने की शपथ खाता है कौन? हमारा प्रेसिडेंट खाता है। क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संविधान को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल ले लो। अभी आपने बच्चे ना सिटीजनशिप का एक्ट देखा, नागरिकता संशोधन अधिनियम देखा। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम जब पारित हो गया, पास हो गया, तो आपको भी पता है सर कि विपक्ष वालों ने इसका विरोध किया। और जब विपक्ष वालों ने सर इसका विरोध किया तब अब आपको भी पता है सर कि हमारे संविधान को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। प्रतिरक्षण कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। परिरक्षण भी करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का है। क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि भारत में संविधान की व्याख्या राष्ट्रपति ही तो करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है सर। क्लियर। अब याद रखो एक पॉइंट यहां पर, जब बच्चे नागरिकता के बिल का विरोध हुआ, धार्मिक कारण बना, धर्म के आधार को महत्व दिया गया, तो बच्चे विपक्ष वाले सबसे पहले भागकर किसके पास गए? राष्ट्रपति के पास गए। और राष्ट्रपति को वो उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा कि सर आप ही संविधान के ये करते हो और आप ही के कार्यकाल में ये चीजें लागू हो जा रही हैं जो संविधान को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी माहौल बिगाड़ने का। तो आपको बच्चे डिफेंड करने का अधिकार है। बच्चे एक चीज आप आपको बता दें भाई, संघात्मक व्यवस्था इंडिया में भी है और संघात्मक व्यवस्था पाकिस्तान में भी है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में बच्चे जब सरकार ने तानाशाही प्रवृत्ति का रूप अपनाया तो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? वहां की सरकार का तख्ता पलट दिया। यानी कि राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि वो सरकार का तख्ता पलट कर सकती है। बच्चे भारत देश के राष्ट्रपति को इतनी पावर है कि वो जब चाहें गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके बच्चे तख्ता पलट कर सकते हैं। और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष तो हमारा राष्ट्रपति ही होता है। और वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से कह देगा कि अग्नि 5 मिसाइल को संसद की तरफ मोड़ दो। जितने नेता हैं ये सारे अपने घरों में बैठ जाएंगे। आजकल ये लोग बड़ा संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। इसीलिए आप ये जानते हो भारत की जो रूपरेखा में देखते हो कि जिसकी सरकार होती है बच्चे वही अपना राष्ट्रपति तो रखता है। आप याद रखो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस के खास थे प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो आ गए। अभी सर नई सरकार आई तो देखो रामनाथ कोविंद जी को ले आया गया। अब रामनाथ कोविंद जी बच्चे जो है भारत के राष्ट्रपति हैं। अब देखो सर क्या सरकार और राष्ट्रपति में कोई टकराहट हो रही है? कोई नहीं हो रही है। सरकार भी ये समझती है कि अगर प्रेसिडेंटी थोड़ी देर के लिए ना राष्ट्रपति सनक गया, मूड में आ गया तो ये कुछ भी कर सकता है बच्चे। यानी भारत देश में भी तख्ता पलट हो सकता है अगर सरकार में और राष्ट्रपति में क्या आ जाए? मतभेद आ जाए। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि भारत का राष्ट्रपति कितना पावरफुल है। क्लियर हो जाएगा। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आएगी बच्चे? क्लियर। तख्ता पलट कर सकता है बच्चे, एक चीज आप याद रखिएगा। इसीलिए तो सरकारें बच्चे अपने लोगों को पदों पर बैठा देती हैं, क्योंकि भारत देश का राष्ट्रपति बच्चे आपको भी पता है जब ये मत मूल्य मैं निकालूंगा तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। मत मूल्य में ये पॉइंट समझ में आएगा कि क्यों राष्ट्रपति, क्योंकि आपको भी पता है सर कि जिसकी सत्ता होती है राष्ट्रपति को तुरंत वो क्या करते ना, इम्पीचमेंट दायर हो जाता है ना, महाभियोग दायर हो जाता है। हालांकि महाभियोग दायर करने से पहले तो बच्चों गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकता है ना।
तानाशाही प्रवृत्ति तो आ ही सकती है बच्चे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। प्रोटेक्ट भी करेगा, प्रतिरक्षण भी करेगा और परिरक्षण भी प्रिजर्व करने का भी अधिकार किसका होता है? तो आप बोलोगे सर राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। आर्टिकल 60 में भी हो गया। शपथ खाने के बाद इन तीनों चीजों की भी शपथ लेते हैं, भाई इसको मैं बिगाड़ूंगा नहीं, ठीक। और आजकल तो देख रहे हो बच्चे, राष्ट्रपति तो हमारा मूक बधिर हो गया है, कुछ बोलते ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आर्टिकल 61 61 बच्चे। अब 61 बच्चे महाभियोग की बात करता है। किसकी बात करता है बच्चे? महाभियोग की बात करता है, यानी राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है बच्चे, यानी इम्पीचमेंट की बात की गई है यहां पर। और आपको पता है महाभियोग एक क्या है? प्रक्रिया है बच्चे, ठीक है। किसको रिमूव करने के लिए? तो आप बोलोगे सर रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। नेक्स्ट होगा है बच्चे अनुच्छेद 62। यहां पर कहा गया है 5 वर्ष, यानी कि जो राष्ट्रपति का बच्चे टेन्योर होता है बच्चे, वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष कार्यकाल पूरा होने से पहले बच्चे चुनाव संपन्न होना चाहिए बच्चे। क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 62 ये कहता है बच्चे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो उसे पूरा होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए, और जिस दिन राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाएगा उसी दिन नए राष्ट्रपति के रूप में एक व्यक्ति का शपथ ग्रहण हो जाएगा। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि प्रेसिडेंट का ही पद ऐसा पद है जिसे हम कभी खाली छोड़ नहीं सकते। क्लियर हो जाएगा, नोट कर लो। हालांकि सारे चुनाव कार्यकाल से पहले ही करा लिए जाते हैं, ठीक है। 62 हो गया। 63 आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट है बच्चे, तो यहां पर एक और है 71 के बारे में भी बात कर लें। यहां पर बच्चे राष्ट्रपति की भी बात की गई है और उपराष्ट्रपति की भी बात की गई है। क्लियर हो जाएगा। अगर इनके चुनाव में कोई भी गड़बड़ी होती है, इनके चुनाव में बच्चे कोई भी फॉल्ट होता है, कोई भी गड़बड़ी होती है, तो उसका निपटारा करने का जो अधिकार है वो सिर्फ बच्चे हमारे सुप्रीम कोर्ट को है, यानी कि किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है बच्चे। क्या है? किसको है? यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी गड़बड़ी होती है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, कोई भी फॉल्ट होता है तो वो निर्णय देने का अधिकार बच्चे हमारे यहाँ किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। अब पूछोगे कि सर चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव बच्चे भारत का इलेक्शन कमीशन कराता है, ईसी कराता है बेटा। क्लियर हो जाएगा। बट अगर कोई मुद्दा चुनावी मुद्दा है, गड़बड़ी का मुद्दा है, तो फिर इन दोनों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो बच्चे कि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, ठीक है, और उस समय भारत देश के बच्चे 3-4 विधानसभाओं में कोई सरकार नहीं है, जैसे अभी बच्चे जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है। तो जब बच्चे सरकार नहीं होगी तो उसके विरोध में बच्चे लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, कह सकते हैं सर अभी 3 विधानसभाओं में कोई सरकार नहीं है तो राष्ट्रपति का चुनाव रद्द कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट बच्चे ऐसे डिसीजन नहीं लेता है। बच्चे 2-3 राज्यों में नहीं है, कोई बात नहीं है, जितने हैं उतने सदस्यों में ही राष्ट्रपति का चुनाव करा दिया जाए बच्चे, ठीक है। तो यहां पर कोई भी गड़बड़ी होती है सर तो आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेता है। क्लियर। और आपको पता है सर अनुच्छेद 72 ये बच्चे क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को देता है। कौन से दान की? क्षमादान की शक्ति देता है बच्चे, किसको? राष्ट्रपति को देता है। क्लियर हो जाएगा। पार्डन पावर होती है सर इसकी। क्लियर। कौन सी पावर होती है? पार्डन पावर होती है सर। अब क्षमादान की शक्ति बच्चे प्राप्त है तो इसे सेना न्यायालय में भी बच्चे अगर किसी को दंड मिले, चलो इसको आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। और एक बच्चे आर्टिकल और यहां पर नोट कर लो 143 सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, सलाह
ले सकता है। कौन ले सकता है? तो आप बोलोगे सर प्रेसिडेंट। मानना ना मानना बच्चे हमारे राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, मानना ना मानना हमारे राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। क्लियर? इतनी बात बताओ समझ में आ गई सारे बच्चे की नहीं आई? जल्दी से। ये याद रखो बच्चे, ये आपके आर्टिकल हो गए जो राष्ट्रपति से संबंधित थे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल जितने राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट थे बच्चे, ठीक है, और एक ऑर्डिनेंस पावर होता है बच्चे, वो 1, 2, 3 में ही बात किया है, वो आगे मैं आपातकालीन शक्तियों के पास में बता दूंगा बच्चे, ठीक है। चलो अब हमें बच्चे यहाँ पर राष्ट्रपति का इलेक्शन समझना है, ठीक है। आर्टिकल 54, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का निर्वाचन, और राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है भाई आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 में जल्दी से नोट करिए, आर्टिकल कहाँ है तो आप बोलोगे सर 54 में है। और अगला क्वेश्चन होता है सर कि प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्ट होता है, यानी कि क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अब आपको पता है आर्टिकल 54 में बच्चे एक निर्वाचक मंडल की बात की गई है। मंडल का मतलब बच्चे एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। इसे हम इलेक्शन बच्चे कॉलेज बोलते हैं, निर्वाचक मंडल। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं बच्चे? जो इनके चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ लोकसभा, ठीक है। निर्वाचित लोकसभा सदस्य, यहां पर निर्वाचित की बात की है, नॉमिनेशन या नॉमिनेट की बात नहीं की है मैंने बच्चे, क्लियर हो जाएगा। दूसरे हैं ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ राज्यसभा, यानी कि निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, निर्वाचित राज्यसभा सदस्य बेटा, क्लियर हो जाएगा। निर्वाचित की बात की है, मनोनीत सदस्य की यहां पर हम बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, क्लियर। अगला तीसरा ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, निर्वाचित विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य सभी राज्यों के बेटा, सभी राज्यों के, ठीक है, सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य बेटा, क्लियर। ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी बच्चे, यानी कि पुडुचेरी के बच्चे निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित विधानसभा सदस्य, निर्वाचित विधानसभा सदस्य बेटा, ठीक है। और आपको पता है सर
कि अब तो हमारे राज्यों की संख्या 28 हो चुकी है और केंद्र शासित राज्यों की संख्या बच्चे कितनी हो गई, जल्दी से बताओ, 8 की 9? ये चारों नोट कर लीजिएगा। यही चारों लोग बच्चे भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। चारों लोग भाग लेते हैं किसके चुनाव में बच्चे? प्रेसिडेंट के चुनाव में। ठीक है, प्रेसिडेंट के चुनाव में। अब याद रखो सर, ध्यान से देखो, यहां पर इतने लोग अगर बात की जाए, यानी कि बच्चे ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ राज्यसभा, एमपी ऑफ लोकसभा और ऑल स्टेट्स के एमएलए बच्चे, अगर बात किया जाए कि जब राष्ट्रपति का पहली बार निर्वाचन हुआ था, कब? 1952 में, तो कितने लोग भाग लेते थे? यानी कि बच्चे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य भाग लेते थे। क्लियर? विधानसभा सदस्य कर लेना बच्चे, विधानसभा सदस्य भाग लेते थे। फिर बच्चे ये हुआ कि अगर ये तीनों लोग भाग लेते थे, यानी अगर बात किया जाए बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी मूल संविधान की, तो मूल संविधान में यही तीन लोग भाग लेते थे। तो फिर रिजल्ट आया कि सर आपने तो चौथा भी लिखा है, ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी के भी तो सदस्य भाग लेते हैं, तो इनको कब शामिल किया गया? तो आपको पता होना चाहिए सर 70 यानी 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इन लोगों को बच्चे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार मिला। तो मैं लिख देता हूं बच्चे, 17वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बच्चे 1992 द्वारा इनको भाग लेने का अधिकार मिला, भाग लेने का अधिकार मिला। कौन था बच्चे? 17वां संविधान संशोधन 70 बच्चे, 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्यों को बच्चे आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। क्लियर हो जाएगा। फिर अगर पूछा जाए कि सर दिल्ली की विधानसभा कब बनी, तो आपको पता है सर दिल्ली की विधानसभा 1991 में बनी थी और पुडुचेरी की विधानसभा 1963 में बनी थी। कौन से सन में? ये वाला देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन दिल्ली की विधानसभा बच्चे 1991 में बनी थी, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। यूनियन ट्रीटी है बच्चे, और वर्तमान में यूनियन ट्रीटी की संख्या कितनी हो गई है? 3 हो गई है बच्चे। अभी सर जम्मू कश्मीर के विधानसभा सदस्यों को बच्चे भाग लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर बच्चे एक केंद्र शासित राज्य हो चुका है और वहाँ के जितने भी सदस्य हैं बच्चे, उनको राष्ट्रपति के अगर निर्वाचन में भाग लेना है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। तो अभी तक गवर्नमेंट ने इस पर बच्चे कोई प्रारूप दिया नहीं है। आरटीआई के तहत पूछा बच्चे, राइट टू नो के तहत पूछा गया था और कहा गया था सर क्या होगा, तो बच्चे इलेक्शन कमीशन ने कहा है अभी इसके बारे में सोचा नहीं गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो भाग लेंगे। हालांकि बच्चे निश्चित है भाग लेंगे, जब भी राष्ट्रपति का देश में चुनाव होगा तो डन है सर कि ये लोग भाग लेंगे और तब संविधान में एक संशोधन करना होगा। क्लियर? इतनी बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं आएगी? ये हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। राष्ट्रपति का क्या है बच्चे? निर्वाचक मंडल है। अब अगर बात किया जाए सर, ध्यान से सुन लेना, जल्दी से 2 मिनट और बच्चे, बस खत्म। अब यहां पर 2 पॉइंट्स याद रखना कि सर अगर सारे निर्वाचित भाग ले रहे हैं तो पक्का है सर यहां पर मनोनीत तो भाग लेंगे नहीं, तो जितने भी नॉमिनेट मेंबर होते हैं बच्चे, क्लियर हो जाएगा। हालांकि अब नॉमिनेट मेंबर आपको पता है लोकसभा में 2 होते थे, राज्यसभा में 12, तो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन होते थे अब उनका अगले 10 वर्ष तक कोई प्रावधान नहीं है। मैंने बताया था प्रीवियस बच्चे क्लास में, तो फिर आप समझ लो अब तो उनका कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा के हैं बच्चे तो यहां पर मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे।
ठीक है। अब राज्यों में कहीं कहीं द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा के साथ साथ बेटा विधान परिषद है। तो क्या हमने वहां एमएलसी की बात की थी? एमएलसी की बात नहीं की थी। तो यहां पर लिख दो बच्चे विधान परिषद, विधान परिषद यानी एमएलसी बच्चे भाग नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे। अब अगर बात किया जाए कि क्या सर पीएम और सीएम भाग लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अगर पीएम लोकसभा का सदस्य है तो डन है, भाग लेगा, क्लियर हो जाएगा। अगर पीएम राज्यसभा का सदस्य है तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य है और इलेक्ट है यानी निर्वाचित है तब भाग लेगा, और अगर वो नॉमिनेट है तब भाग नहीं लेगा, क्लियर हो जाएगा। फिर अगर बात किया जाए सीएम की, अगर सीएम विधानसभा सदस्य है, भाई सीएम पीएम बनने के लिए किसी भी हाउस का मेंबर तो होना चाहिए, क्लियर। और अगर सीएम विधानसभा का सदस्य है तो भाग लेगा, और अगर सीएम एमएलसी है तो वो भाग नहीं लेगा। इसका 2 एग्जाम्पल ले लो। अगर इस बार बच्चे आपको पता है कि राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन होगा, ठीक है, तो जो महाराष्ट्र के सीएम है यानी कि श्री उद्धव ठाकरे जी हैं बच्चे, वो आपको पता है एमएलसी के हैं मेंबर, यानी विधान परिषद सदस्य हैं, एमएलसी हैं। तो क्या वो भाग लेंगे? तो आप बोलोगे सर महाराष्ट्र के सीएम इस बार चुनाव में राष्ट्रपति के भाग नहीं लेंगे। फिर सर अगर हम बात यूपी की करें तो यूपी में भी बच्चे योगी आदित्यनाथ जी भी क्या हैं? एमएलसी हैं। तो आपको पता है यूपी के भी सीएम भाग नहीं लेंगे। इस कंडीशन में बेटा कि जो निर्वाचक मंडल है उनका मेंबर होते हुए अगर ये इन पदों पर हैं तो ये भाग लेंगे, क्लियर हो जाएगा। और अगर एमएलसी है तो मैंने 2 एग्जाम्पल भी आपके सामने रख दिया बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ये दोनों लोग इस बार अगर चुनाव होगा प्रेसिडेंट का तो भाग नहीं लेंगे। सर क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये दोनों लोग विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं, ये दोनों लोग एमएलसी हैं बच्चे, विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, ये विधान परिषद के सदस्य हैं, तो ये भाग लेने। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक तरफ से सारे बच्चे बताएंगे। ये आपके राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे बस इतना ही रखूंगा, और अगला जो वीडियो होगा वो राष्ट्रपति के निर्वाचक के ढंग की बात किया जाएगा, क्लियर हो जाएगा, मैनर की बात करेंगे, एक रूपता, एकल संक्रमणीय व्यवस्था, और बच्चे ये जो प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है ना, इन तीनों चारों चीजों को पढ़ लेंगे बच्चे। फिर राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे, कार्यपालिका शक्ति क्या क्या है, फाइनेंशियल पावर क्या क्या है बच्चे, जुडिशियल पावर क्या क्या है बच्चे, इमरजेंसी की पावर क्या क्या है, इसके वीटो पावर क्या क्या है बच्चे, इन सारे को हम लोग पढ़ेंगे बच्चे। तो इतनी चीज बच्चे मैंने आपको बताई है, और इसको अच्छे से आप लोग बच्चे तैयार करते रहो। वीडियो को लाइक बच्चे जरूर कर दिया करो, ठीक है। और जितने लोग तो लाइव रहते हो उतने लोग ही मुझे लगता है लाइक नहीं करते हो बच्चे, है ना, तो लाइक भी करते रखो, शेयर भी कर दो। अगर जो नया बच्चा चैनल पर जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बेटा, और कल फिर हम लोग मिलते हैं बच्चे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय बाय।